बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला तमाम सूबों के पास पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 2008 टू 2024, और जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़े से वक्त में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को देख सके, पेपर की लैंग्वेज को समझ सके, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को समझ सके, क्वेश्चन की नेचर को समझ सके और उनको अच्छे तरीके से डिस्कस कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विद एमडी कैट 2010 यूएचएस। क्वेश्चन नंबर 1 इज सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो। अच्छा, अब देखिए, हमारा क्वेश्चन जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट के बाद सेकंड के लिए हमारे पास क्या आ गया? टेकिंग, और थर्ड के लिए क्या आ गया हमारे पास? एंड कट आ। अब यहां पर भी सिंपल पास्ट, यहां पर भी सिंपल पास्ट, और अननेसेसरली सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म लिख दी गई, जिसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास नहीं लिखा गया। यहां पर हमें किसी सूरत भी टेकिंग नहीं चाहिए। यहां पर हमें अपने सेंटेंस को सेंटेंस के सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए हमें सिंपल पास्ट ही रखना होगा। और हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा? सडनली ही स्टॉप्ड at the edge of the meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa। हमें unnecessarily टेंस शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सिंपल पास्ट से बात स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितने भी वर्ब्स आएंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? सिंपल पास्ट में आएंगे। तो यहां पर हम टेकिंग से किस पर चलेंगे? टुक पे चलेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटेड वन ऑफ द। अब ये जो वन ऑफ द है ना, ये आपको याद हो तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बड़ी डिटेल के साथ बताया था, और इसके मैंने आपको 5 से 6 रूल्स बताए थे, जिसमें नंबर 1 बात मैंने आपको क्या कहा था, याद रखिएगा, जहां पर भी वन ऑफ आ जाएगा उसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन उसको हम ट्रीट किसके तौर पर करेंगे? सिंगुलर के तौर पे। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा? वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के साथ आपने आर नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? इज लिखना है। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो फिर हम वन ऑफ द बॉयज हु के बाद प्लेज नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? प्ले। हमें इसको क्या लिखना होगा? प्लूरल, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉक्सिमिटी रूल के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो वर्ब होता है वो उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है। लेकिन जो सेकंड वर्ब होगा ना, वो आपने याद रखना है, वो एज पर रूल हमारा क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा, उसका हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हमने कहा कि हमारे पास सेंटेंस में वन ऑफ की बजाय क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो? द ओनली वन ऑफ। और जब द ओनली वन ऑफ लिखा होगा तो आपने याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव प्रोनाउन ना हो, दोनों सूरतों में आपका वर्ब क्या होना चाहिए बेटे? आपका वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जैसे द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, इसके बाद ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर आना चाहिए, लेकिन हम द ओनली वन की वजह से हु वर नहीं लिखेंगे। हु द ओनली वर की वजह से दोनों सूरतों में हमारे पास क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोर देन वन याद रखिएगा। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में इस तरह लगता है कि ये प्लूरल ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि मोर देन वन का मतलब ही क्या होता है? एक से ज्यादा। लेकिन हमने बिल्कुल इस तरह नहीं करना है। मोर देन वन के साथ आपने प्लूरल नाउन नहीं लिखना है। वन की वजह से आपको बेटे क्या लिखना है? सिंगुलर नाउन, और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है? सिंगुलर के तौर पे। जैसे मोर देन वन क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, क्वेश्चंस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? क्वेश्चन, और क्या आएगा? वाज आएगा। अब ये जो रूल्स है ना, ये जो आपके पास 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के फिर गालबन 2012 के पेपर में एक और क्वेश्चन हमारे पास वन ऑफ द आया। अब देखें, जब हम बोलेंगे ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के बाद आने वाले नाउन को किसमें हमने लिखना होता है? प्लूरल में। तो यहां पर हम पैराडॉक्स नहीं लिखेंगे बेटे, क्या लिखेंगे? पैराडॉक्सेस लिखेंगे। ये पहले वाली बात है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमारे पास बेटे क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आपने इसके साथ कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं लिखना है। तो यहां पर पैराडॉक्स नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास क्या आएगा? पैराडॉक्सिस आएगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द वेस्टर्न नेशंस द डिक्लाइन इन द डेथ रेट इज फॉलोड आफ्टर। सिंपल बात याद रखिएगा कि फॉलोड के साथ आप अच्छे तरीके से समझते हैं
कि हम फॉलोड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बाय का। फॉलोड बाय होता है एक नेचुरल प्रेपोजिशन है हमारे पास उसके लिए, इसके साथ हम कभी भी आफ्टर का प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर हम फॉलोड आफ्टर नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, फॉलोड बाय लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास इन व्यू ऑफ। जब आप इन व्यू ऑफ लिख देते हैं तो इन व्यू ऑफ में हमारे पास याद रखिएगा इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग हैजर्ड्स। जब आपने हैजर्ड्स लिख दिया तो आपने याद रखना है आपने हैजर्ड्स के साथ विद का प्रेपोजिशन यूज नहीं करना, बल्कि हैजर्ड्स के साथ आपके पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, टू। जैसे आपके पास है थ्रेट टू, डेंजर टू, इसी तरह आपके पास यहां पर क्या है, हैजर्ड टू, डैमेज टू, इंजरी टू, हार्म टू, लॉस टू, ब्लॉक, शॉक टू, ब्लो टू, ट्रिब्यूट टू, की टू, उसके बाद एक्सेस टू, ट्रांजिशन टू। मैं आपको इसलिए सारे रिलेटिव वर्ड लिखवाता रहता हूं ताकि आपको याद रह जाएं। बिल्कुल इसी तरह जैसे देखें ऑब्जेक्शन टू बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसी तरह सोल्यूशन टू, अप्रोच टू, आंसर टू, इनविटेशन टू। तो ये सारी जो आपके पास प्रेपोजिशन है इनको आपने एक दफा क्या करना है, गो थ्रू कर लेना अच्छे से ताकि आपको याद रह जाए कि टू किस किस के साथ आता है। मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्रैम, दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर प्रेपोजिशन। ठीक है कि आप सारी प्रेपोजिशन को, एक तरह की प्रेपोजिशन को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास विद नहीं आएगा बल्कि हैजर्ड विद नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैजर्ड्स टू होगा। जिस तरह थ्रेट टू होता है, डेंजर टू होता है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है बेटे, हैजर्ड्स टू होता है। उसके बाद है हमारे पास थ्रिफ्टी हाउसवाइफ प्रिजर्व्ड देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और वो अपने वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं घर के उगे हुए उनको कैसे करती हैं, उनको सेव कैसे करती थी, प्रिजर्व कैसे करती थी, कैनिंग के जरिए से, पिकलिंग के जरिए से और ड्राइंग के जरिए से। अब मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, के जरिए से, के तरीके से। जब आप के जरिए से, के तरीके से बोलते हैं तो आप इन नहीं बोलते, आप जानते हैं कि आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बाय। यानी कि आपका नेचुरल सेंटेंस किस तरह चलेगा, होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। इनके जगह पर हम क्या लगाएंगे, बाय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर फाइंड्स ही हैज टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली हिज एक्सपेंसेस मे एक्सीड। इससे आसान क्वेश्चन आपके एंट्री टेस्ट में कभी नहीं आ सकता। और मैं आपको ये बात बताऊं, मजे की बात क्या होती है, जब आप एंट्री टेस्ट का पेपर दे रहे होते हैं ना तो दो चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि मैं एंट्री टेस्ट का पेपर दे रहा हूं विच मस्ट बी डिफिकल्ट एंड कॉन्सेप्चुअल। आसान वाली बात तो आपके देन में रहती नहीं है, क्योंकि एमडी कैट के साथ एक जो वर्ड जुड़ा हुआ है ना, वो क्या जुड़ा हुआ कि ये मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मॉडल एक्सिलरी के बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको 4 स्ट्रक्चर याद रखने। और पहली बात याद रखिएगा, जब हम यहां पे मॉडल एक्सिलरी की बात करेंगे ना तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास है कैन, कुड। इसका मतलब है हमारे पास कौन सा वर्ड है, शुड है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा वर्ड है, शुड के साथ इसका सिनोनिम वर्ड है ऑट टू। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मस्ट। उसके बाद वर्ड है हमारे पास मे। उसके बाद वर्ड है हमारे पास माइट। इन वर्ड्स की हम सिर्फ बात करेंगे जब हम यहां पर मॉडल एक्सिलरी की बात करेंगे। तो मैंने आपको कहा था मॉडल एक्सिलरी के लिए याद रखिएगा कि मॉडल एक्सिलरी अगर आपका सेंटेंस एक्टिव होगा तो एक्टिव के लिए आपने सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव होगा तो फिर आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ बेटे बी फॉर्म लिखनी है। और बी फॉर्म के साथ आपको डेफिनेटली पैसिव वाइस है तो कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, थर्ड फॉर्म। ये तब होगा जब आपने अपने मॉडल एक्सिलरी को सेंटेंस में किस तरह से ट्रीट करना है, इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया था कि आपके मॉडल एक्सिलरी सेंटेंस में उसी तरह यूज होते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, जिस तरह आपका टेंसेस होते हैं। कंटीन्यूअस में आपके पास मॉडल एक्सिलरी के साथ क्या होता है कि आप मॉडल एक्सिलरी के साथ बी फॉर्म तो लिखते हैं, लेकिन बी फॉर्म के साथ आप थर्ड फॉर्म नहीं लिखते बल्कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमें कुरान मजीद की तिलावत करते रहना चाहिए, तो जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे और साथ सजेशन रिकमेंडेशन की भी बात करेंगे ना तो हम क्या बोलेंगे, वी शुड बी रिसाइटिंग, वी मस्ट बी रिसाइटिंग द होली कुरान। और जब आप परफेक्ट की सूरत में लिखते हैं, खासतौर पर जब हम इनको लिखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो तब भी आपने ये देखना होता है कि आपका सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। जब भी आपका सेंटेंस एक्टिव होगा तो मॉडल एक्सिलरी के साथ आपके पास क्या आएगा, हैव आएगा।
हैव के बगैर, इल हैव के अलावा आपने कभी भी हैज या हैड नहीं लिखना। और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटे? साथ वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद अगर पैसिव है तो पैसिव में डेफिनेटली आपने हैव की जगह पर क्या लिखना है? हैव बीन। और हैव बीन के साथ आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। और जो चौथी बात आपने याद रखनी है वो याद रखना है कि कुछ वर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, लेकिन जब हम उनको पास्ट में यूज करेंगे तो वर्ड चेंज होंगे। जैसे मे और कैन को जब आप पास्ट में यूज करेंगे तो आप मे की जगह पर क्या यूज करेंगे? माइट। और कैन की जगह पर क्या यूज करेंगे? कुड। उसके अलावा हमारे पास शुड और टू, मस्ट, प्रेजेंट, पास्ट में कोई फर्क नहीं होता। तो टेक्निकली आपको मॉडल ऑक्सिलरी के स्ट्रक्चर के हवाले से सिर्फ ये 4 बातें याद रखनी। हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं पहले काफी दफा से, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी कोशिश किया कि मैं इसके एक दफा स्ट्रक्चर आपको क्या करूं, रिवाइज करवा दूं। तो यहां पर मे एक्सीड्स तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी किसी सूरत भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाकर इसका एडिशन नहीं करते। कभी भी डायरेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखते। कभी भी आप मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन नहीं करते। कभी भी आप मॉडल ऑक्सिलरी के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लिखते। ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होंगे? गलत होंगे। तो मे एक्सीड्स नहीं हो सकता, यहां पर हमारे पास क्या होगा? मे एक्सीड होगा। उसके बाद हम चलेंगे आगे क्वेश्चन 7 पे। दिस इज डिफरेंट। अब एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी डिफरेंट आ जाए, जहां पर भी हमारे पास क्या आ जाए बेटे? डिफरेंट आ जाए, तो डिफरेंट के साथ हमारा जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? फ्रॉम यूज होता है। इसको आपने कभी भी देन के साथ कभी भी नहीं देखना। देखिए जहां पर भी डिफरेंट आ जाएगा ना, और जहां पर भी जैसे आपके पास सफर आ जाएगा, ठीक है, जहां पर भी डिफर आ जाएगा तो आपने याद रखना है इन सारे डबल एफ वर्ड्स के लिए ऑलमोस्ट कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? फ्रॉम का। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सडनली रिमेंबर्ड दैट। अब देखिए डैट से पहले वाला क्लॉज हमारे पास किस में दिया हुआ है? पास्ट में दिया हुआ है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर के रूल्स के मुताबिक जब हमारा सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होगा तो सेकंड क्लॉज भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो जब पास्ट में होना चाहिए तो हम हैज नहीं लिखेंगे, मे नहीं लिखेंगे, विल हैव नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा? ही सडनली रिमेंबर्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज हाउस अनलॉक्ड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? चार्ली होगा। सिंपल आपके पास पैरेलल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। और एक बात ये थ्रू आउट डिस्कशन आप देखेंगे कि मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं बेटे याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होने के साथ साथ जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहिए, वो कौन सा है? वो वर्ब है। आप देख रहे होंगे कि सारे टेस्ट अभी तक जितने हम पास पेपर डिस्कस कर चुके हैं या जितने करेंगे, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके मिलेंगे? वर्ब्स के मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही आस्क्ड अस। जब सेंटेंस में आस्क्ड आ जाता है तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इस क्वेश्चन को देखने के लिए या तो हमने इफ यूज करना होता है कंजंक्शन के तौर पर, या हमने बेटे नेक्स्ट क्लॉज के लिए क्या यूज करना होता है? वेदर यूज करना होता है। ठीक है, आइदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आइदर की जगह पर हम इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन के लिए क्या यूज करते हैं? वेदर यूज करते हैं। जब भी आस्क का वर्ड आ जाए, जब भी डिस्कवर्ड का वर्ड आ जाए, जब भी इंक्वायर्ड का वर्ड आ जाए, जब भी क्वेश्चनड का वर्ड आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा ना तो इसका मतलब है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपने डैट यूज नहीं करना, आपने टू यूज नहीं करना, आपने कौन सा कंजंक्शन दोनों क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए यूज करना है? या तो इफ यूज करना है या आपने क्या यूज करना है? वेदर यूज करना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, when this war is over no nation will be either। अच्छा देखें ये हमारे पास आइदर और नाइदर नोर का है, और सिंपल बात याद रखिएगा कि आइदर और नाइदर नोर हमने उन चीजों के साथ यूज करना होता है जिनके दरमियान में हम क्या कर रहे होते हैं? जिनके दरमियान में हम ऑप्शन बता रहे होते हैं। जैसे देखें यहां पर जो ऑप्शन बन रही है ना, यहां पर जिन दो चीजों में हम ऑप्शन बताना चाह रहे हैं वो है इन वार और पीस। इन वार और पीस। हम ये नहीं बताना चाह रहे कि वो आइसोलेटेड रहेंगे या
नहीं रहेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो आइसोलेटेड रहेंगे या वार में रहेंगे या किस में रहेंगे, पीस में रहेंगे। आपको सेंटेंस की आपको समझ जरूर आनी चाहिए। जैसे देखें ये सेंटेंस देखिएगा, आफ्टर द मीटिंग एम्प्लॉयज कैन चूज टू वर्क। अब देखिए अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिख दूं कि एम्प्लॉय कैन आइदर चूज, तो इसका मतलब मैं ऑप्शन किस में बता दूंगा, चूज में बता दूंगा। लेकिन ऑप्शन चूज में नहीं है, ऑप्शन किस चीज में है कि वो घर से काम करेंगे या वो कहां से करेंगे, ऑफिस से काम करेंगे। काम करने के लिए ऑप्शन नहीं है, काम उन्होंने करना ही करना है। या तो वो घर में काम करेंगे या कहां पर काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहां पर आइसोलेटेड रहने में उनके पास ऑप्शन नहीं है, आइसोलेटेड उन्होंने रहना ही रहना है। रहना कहां पर है, कैसे रहना, आइसोलेटेड या वार में रहना या क्या रहना है, पीस में रहना। जैसे देखें नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द प्रोजेक्ट विल सक्सीड आइदर थ्रू केयरफुल प्लानिंग, या तो वो किसे सक्सीड होगा, केयरफुल प्लानिंग से, या किसे सक्सीड होगा, हार्ड वर्क से। अब उसके कामयाब होना ऑप्शन नहीं है कि वो कामयाब होगा कि ये नहीं होगा, कामयाब उसने होना ही होना है। ऑप्शन कैसे है कि उसने कामयाब होना है, किसके थ्रू कामयाब होना है, केयरफुल प्लानिंग से कामयाब होना है या थ्रू हार्ड वर्क कामयाब होना है। कामयाब उसने होना ही, कामयाब होने में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट। अब स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो सबमिट करवाएं या ना करवाएं, उनके पास ये ऑप्शन है कि सबमिट उन्होंने करवानी है, या वो प्रिंट फॉर्म में करवाएंगे या ऑनलाइन फॉर्म में करवाएंगे। सबमिट करवाने में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उनके पास प्रिंट या ऑनलाइन में है। तो यहां पर भी सेम है कि आइसोलेटेड वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ऑप्शन किस में है कि वो पीस में रहेंगे या वार में रहेंगे। आइसोलेटेड उन्होंने रहना ही रहना है। तो जहां जहां पर आइदर का वर्ड आइसोलेटेड से पहले आएगा, नाइदर का वर्ड आएगा, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत। हमारा सही सेंटेंस क्या चलेगा, व्हेन दिस वॉर इज ओवर नो नेशन विल बी आइसोलेटेड आइदर इन वॉर और इन पीस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। तो आपने याद रखना है आइदर और नाइदर नोर की सूरत में आपको पता होना चाहिए कि आप किन दो चीजों में ऑप्शन बना रहे हैं, और आइदर और आना भी उन्हीं के साथ चाहिए। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, when the fact failed him। अच्छा, आप अगर देखें अल्फा ऑप्शन में failed लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है तो सेकंड भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में, जबकि क्वेश्चन लिखा हुआ है जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद बीटा ऑप्शन देखिएगा, when the fact failed him he questioned from his senses। फ्रॉम हिज सेंसेस तो हो नहीं सकता, आपको क्वेश्चन के साथ प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस। इस सेंटेंस में हमें कोई एरर नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम डेल्टा ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे। ही विल क्वेश्चन हिज सेंसेस व्हेन द फैक्ट विल फेल हिम। अब एक ही सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस को किस में लिखा गया है, फ्यूचर में, जबकि हम एक ही सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिखते। अगर ऐसा हो तो हमें एक क्लॉज किस में लिखनी होती है, फ्यूचर में, और सेकंड क्लॉज को हमने किस में लिखना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमें प्रेजेंट में लेकर के जाना होता है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड देयर। आप देखिए हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारे सेंटेंस की फर्स्ट क्लॉज किस में है, पास्ट में है, तो नेक्स्ट भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में। तो इसका मतलब हैज बीन तो किसी सूरत भी एग्री नहीं करेगा हमारी क्लॉज के साथ, पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ। बीटा ऑप्शन में देखिएगा, ही सेड देयर वाजंट नो नीड टू डू इट। जब आपने नो लिख दिया तो आपको सेंटेंस के साथ एक और नो लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल नेगेटिव। जब आपने नो लिखना होता है तो आपके पास आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, एफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होगा सम के साथ, आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होगा नो के साथ, लेकिन आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा बेटे किसके साथ, एनी के साथ। तो यहां पर आप डबल नेगेटिव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा बीटा ऑप्शन भी क्या है, गलत। उसके बाद है जी, ही सेड देयर हैड बीन नॉट एनी नीड। तो आप ये स्ट्रक्चर ही देख रहे होंगे, ये साउंड ही करेक्ट नहीं करता कि हैड बीन नॉट एनी नीड, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता। इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा, डेल्टा। ही सेड देयर वाज नो नीड टू डू इट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, I could barely make off। अब देखें यहां पर आपके पास क्या है, चार वर्ड्स दिए हुए हैं। चार वर्ड्स आपके पास कौन से हैं, चार वर्ड्स में पहला वर्ड आपके पास जो दिया हुआ है, पहला वर्ड है आपके पास बेटे मेक ऑफ। अब मेक ऑफ के बारे में याद रखिएगा, मेक ऑफ का मतलब होता है टू थिंक अबाउट। मेक ऑफ का मतलब आपके पास क्या होता है, टू थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचना। मुझसे आप क्या बोलेंगे,
टू थिंक अबाउट। मेक आउट का मतलब हमारे पास क्या होता है, मेक आउट हम बोलते हैं किसी भी डिसएग्रीमेंट के बाद सुलह करना किसी तरह की, या किसी भी चीज को इन्वेंट करना, किसी चीज को इन्वेंट करना भी होता है और रिकंसाइल करना भी हमारे पास क्या होता है, मेक आउट होता है, या कोई मतलब सोल्यूशन इख्तियार करना। आई कुड बेयरली मेक अप, मेक अप का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटे, अच्छा सॉरी मैं यहां पर मेक आउट के साथ लिख गया, मेक आउट नहीं होगा। मेक आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को समझना, किसी भी चीज को देखना। उसके बाद है आई कुड बेयरली, अच्छा इसको ना कीजिएगा, देखेंगे मैं थोड़ा सा मेकअप को नीचे वाला सेंटेंस पढ़ के ऊपर वाले के साथ मैंने लिख दिया। बहरहाल यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, आई कुड बेयरली मेक विद। जो मेक विद का वर्ड है वो याद रखिएगा, इनफॉर्मल होता है, स्लैंग वर्ड है, इसको हम कभी भी सेंटेंस में फॉर्मली यूज नहीं करते हैं। मेकअप का मतलब क्या होता है, मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट करना, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, मेकअप का मतलब आपके पास क्या होता है, इन्वेंट करना, मतलब कोई बात घड़ना, अपने पास से कोई बात घड़ना, बात बना लेना, जैसे होता है ना उसने खड़े खड़े बहाना बना लिया, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, मेकअप। तो हमारे पास यहां पर जो बेटे करेक्ट ऑप्शन यूज होगा वो क्या होगा, मेक आउट। मेक आउट का मतलब आपके पास क्या होता है, मेक आउट का मतलब होता है आपके पास टू अंडरस्टैंड, समझना, किसी चीज की सूरत हाल को समझना और किसी चीज की डिफिकल्टी लेवल को समझ के उसको सोल्व करना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेक आउट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास बेटे क्या होगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही वॉक्ड एज दो। जैसे ही आप एज दो का वर्ड पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जैसे ही आप एज इफ का वर्ड पढ़ेंगे, जैसे ही आप वो डैट का वर्ड पढ़ेंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप पास्ट सब्जंक्टिव की बात कर रहे हैं। और ये आपके इसी एक टेस्ट में आने वाला दूसरा क्वेश्चन है पास्ट सब्जंक्टिव का, ठीक है। तो जब आपके पास आएगा पास्ट सब्जंक्टिव, तो आपने याद रखना है, आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ मैंने पूरे का पूरा, कि पास्ट सब्जंक्टिव के मोस्ट कॉमन टॉपिक कौन कौन से वर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इफ आई वर होता है, हालांकि वर आई के साथ अग्री नहीं करता, इट्स टाइम को याद रखिएगा, ये हमारे पास पास्ट सब्जंक्टिव है, एज इफ का वर्ड, एज दो का वर्ड याद रखिएगा, विश का वर्ड याद रखिएगा, और वुड रादर के साथ पर्सन को याद रखिएगा। जब तक वुड रादर आएगा तो वुड रादर के साथ तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, लेकिन अगर उसके साथ पर्सन आ जाएगा तो फिर हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, फिर वो किसमें चला जाता है, पास्ट सब्जंक्टिव में। बहरहाल मैंने पास्ट सब्जंक्टिव में आपको एक डिटेल लेक्चर पढ़ाया हुआ है, वो अगर आप देखना चाहें, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आपने पास्ट सब्जंक्टिव का डिटेल लेक्चर वर्ब की प्लेलिस्ट में से देख लेना है। यहां पर हमारे पास बेटे जो चलेगा, ही लेम नहीं होगा, ही वाज लेम नहीं होगा, ही मे लेम नहीं होगा, बल्कि हमारे पास ही मे हैव बीन लेम नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली। पास्ट सब्जंक्टिव में हमने क्या लिखना होता है, वर स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, और हमने ये नहीं देखना होता कि हमारे सब्जेक्ट के साथ अग्री करता या नहीं करता। ये वो जगह है जहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को वायलेट करते हैं अपने वर्ब को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे देखें, आई के साथ वर अग्री नहीं करता, ही के साथ वर अग्री नहीं करता, लेकिन हम यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक कर रहे हैं, जहां पर वर लिखा हुआ है ही के साथ। अब हम यहां पर अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, वर्ब को जस्टिफाई करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब तक आप अपने वर्ब को नहीं पढ़ लेते तब तक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने नहीं पढ़ना है। बेवकूफी होती है दुनिया की सबसे बड़ी, क्या, वर्ब पढ़ने से पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं। पहले वर्ब को पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। बहुत सारी जगह ऐसी हैं वर्ब में जहां पर हम अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो दो क्वेश्चन हैं ये रिपीट हुए थे पिछले पेपर में और इस पेपर में, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके। जब न्यू आ गया, जब भी मैंने आपको बताया चार चीजें होती हैं, तीन चीजें सॉरी होती हैं। नंबर वन आपके पास क्या होता है बेटे, आर्टिकल होता है। नंबर टू आपके पास क्वांटिफायर होता है। नंबर थ्री आपके पास एडजेक्टिव होता है। जब भी आपके पास ये तीन चीजें हों तो इसके बाद आने वाला वर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, नाउन। और जब नाउन है तो नाउन मीन नहीं होता, मीन वर्ब होता है। नाउन क्या होता है, मीन्स। और जब हम लिखेंगे ईमेल इज रिलेटिवली न्यू मीन्स, जब हमने रिलेटिवली न्यू मीन्स लिख दिया तो इसका मतलब हमारा बीटा और चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत। और टू कम्युनिकेशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिमेन। अगेन वही बात, जब आर्टिकल आ जाए, जब क्वांटिफायर आ जाए, जब एडजेक्टिव आ जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या होना चाहिए, नाउन। तो हम द रिमेन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, रिमेन्स। और इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस नाउन को हमने
हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। देखिए दो बातें आपको समझ आनी चाहिए कि सामने लिखा हुआ वर्ड नाउन है या वर्ब है, और अगर वो नाउन है तो हमने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे देखिए नंबर 1 यहां पर जैसे ही दा आता है ना, तो हमें ये देखना होता है कि इसके बाद नाउन आना चाहिए। नाउन आना चाहिए तो हम रिमेन को गलत कर देते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए रिमेन्स। अब हमने ये देखना है कि हमने रिमेन्स को सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। सिंगुलर ट्रीट हम इसको नहीं करेंगे, हम इसे क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल। तो इसका मतलब वाज गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन वर के साथ हमारे पास बीटा हो सकता है, चार्ली हो सकता है, और हमारे पास करेक्ट प्रेपोजिशन क्या होगा, टू द सी नहीं होता बल्कि क्या होता है, थ्रोन इनटू द सी। जिस तरह हमने लास्ट भी बोला कि हम बोलेंगे जम्प्ड इनटू द सी या हम बोलेंगे पोर इनटू द सी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा बीटा। और इसके साथ ही हमारा 2010 का जो यूएचएस का पेपर है वो होता है खत्म। जो बात समझ में नहीं आई होगी, जो बात पहले नहीं पढ़ी होगी, वो पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।